हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मैं डॉक्टर राज। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य का इतिहास की अगली कड़ी में अकबर, बादशाह अकबर से लेकर। दोस्तों, इससे पहली कड़ी में हमने बात करी थी बाबर और हुमायूं और शेरशाह सूरी की। किस प्रकार से भारत में बाबर का आगमन हुआ, किस प्रकार से बाबर ने भारत में योजनाबद्ध तरीके से साम्राज्य स्थापित किया। और इसकी अगली कड़ी में दोस्तों हम लोग आज अकबर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अकबर का जो समय है 1556 से लेके 1605, 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा है दोस्तों। तो 1560 में सबसे पहली घटना हुई बैरम खां का विद्रोह। बैरम खां अकबर के यहाँ वकील के पद पर नियुक्त था और अधिकांश शक्तियां उसने अपने हाथों रखी थी। अकबर जब नाबालिग था, गद्दी बैठा था, अकबर बालिग हो गया और स्वयं शासन करना चाहता था अकबर। इसके अतिरिक्त बैरम खां ने लगभग सभी महत्वपूर्ण पदों पर अपने लोगों को नियुक्त कर रखा था। साथ ही साथ बैरम खां स्वयं शिया था। अतः सुन्नी अमीरों को इस बात से आपत्ति थी कोई शिया इतना शक्तिशाली नहीं हो जाए। अब अकबर ने एक योजना बनाई, एक युक्ति निकाली और शिकार खेलने के बहाने अकबर आगरा से दिल्ली गया। वहीं से आदेश जारी करके वह बैरम खां को अवदस्त कर दिया। इसने अकबर ने साथ ही उसने सभी अमीरों को यह आदेश दिया कि वे स्वयं अकबर के सामने समर्पण करें। बैरम खां ने जब यह देखा अकबर ने संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में लेना चाहता है, तो इस बात के लिए तैयार हो गया। किंतु इससे चार्ज लेने के लिए पीर मोहम्मद को भेजा गया, जो उसका राजनीतिक प्रतिद्वंदी था, इसका बैरम खां था। तब वह भड़क उठा और विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह 6 महीने तक चला। फिर बैरम खां ने समर्पण कर दिया। अकबर ने उसके सामने 2 विकल्प रखे, वो चाहे तो दरबार में रहे या फिर मक्का चला जाए। दोस्तों, अकबर ने एक्चुअली क्या है, जो उसका प्रतिद्वंदी था, जो बैरम खां का जो लगभग तो उसको भेज दिया। तो उससे क्या हुआ, बैरम खां चढ़ गया। तो अकबर ने तो सामने साथ कर दिया, दरबार में रहा, मक्का चला जाए। तो बैरम खां ने मक्का जाना स्वीकार कर लिया, मक्का मदीना। लेकिन रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई। अब अकबर ने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। बैरम खां का पुत्र भी था, जो आगे बैरम खां का पुत्र जो आगे अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। 1560 से 62 तक अकबर महामंगा के प्रभाव में रहा। उसकी धायमाती महामंगा, इसे हम पेटीकोट सरकार के नाम से भी जानते हैं। समझिए, 1560 से जो 1562, 2 साल का जो समय था अकबर का, वो महामंगा के महम अनगा के प्रभाव में रहा, जो उसकी धायमाती महामंगा, उससे हम पेटीकोट सरकार के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अब अकबर ने विजय अभियान शुरू किए। तो अकबर के विजय अभियानों में सबसे पहला था मालवा। 1560 से 62 में, क्रम में बता रहा हूँ, 1560 से 62 में मालवा में अधम खां के सेनापतित्व में एक सेना भेजी गई। मतलब मालवा एक सेना भेजी गई, जिसमें सेनापति अधम खां था। अधम खां महामंगा का पुत्र था। मालवा पर अफगान शासक बाज बहादुर शासन करता था। उसकी रानी रूपवती थी। वे दोनों उच्च कोटि के गायक माने जाते थे। उनके काल में मालवा संगीत कला का केंद्र था। अधम खां ने बाज बहादुर को पराजित किया और जब उसने रानी रूपवती को अपने हरम में ले जाने की कोशिश की, तब उसने आत्महत्या कर ली। अकबर अधम खां से क्रुद्ध हो गया और उसे वापस बुला लिया। इधर बाज बहादुर के पक्ष में मालवा में विद्रोह हो गया। अधम खां ने नायब वजीर की हत्या कर दी। अकबर उससे बहुत क्रुद्ध हो गया और उसे छत पर से दबा दिया। अधम खां की मृत्यु 1 वर्ष के अंदर उसकी माँ महम अनगा का भी इस शोक में मृत्यु हो गई। 1562 में अकबर ने मालवा को अंतिम रूप से जीत लिया। बहुत समय तक बाज बहादुर इधर उधर भटकता रहा
फिर उसने अकबर के सामने समर्पण कर दिया। अब अकबर ने उसे माफी दे दी और अपने मनसबदारों में शामिल कर दिया। अगला अभियान था मेड़ का अभियान 1562 में। 1562 में अकबर ने मेड़ता को जीत लिया और मेड़ता के शासक जयमल ने मेड़ता में शरण ली। मेड़ता अभियान, ठीक है। अगला है गढ़कटंगा या गोंडवाना अभियान। जो गोंडवाना अभियान था 1564 में। 15वीं सदी के अंत में अमनदास ने इस राज्य की स्थापना की जब उसने गुजरात के शासक बाज बहादुर को रायसीन का क्षेत्र जीतने में मदद की, तो बाज बहादुर ने खुश होकर उसे संग्राम राय की उपाधि दी। उसके पुत्र की शादी चंदेल राजकुमारी दुर्गावती से हुई। दुर्गावती एक कुशल योद्धा थी, माना जाता है शेर के शिकार में वो दक्ष थी। आगे वो गोंडवाना के नामल राजकुमार वीर नारायण की संरक्षक बनी थी। इलाहाबाद के गवर्नर आसफ खान ने 1564 में गोंडवाना पर चढ़ाई कर दी। पराजित होने के बाद दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली। बाद में उसमें अकबर ने हस्तक्षेप किया और गोंडवाना का राज्य वापस कर दिया। केवल मालवा की सीमा तक स्थित कुछ किलों को अपने अंतर्गत रखा। अगला दोस्तों है चित्तौड़ का अभियान 1567 यानी 1567 में अकबर ने अभियान किया था चित्तौड़ का अभियान। अकबर ने चित्तौड़ के शासक महाराणा उदय सिंह के विरुद्ध अभियान किया। महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़ का किला 2 योद्धा जयमल और पत्ता को सौंपकर स्वयं कहीं जाकर छिप गया। जयमल और पत्ता ने चित्तौड़ के किले पर बहुत कड़ा संघर्ष किया और अंत में मारा गया। अकबर ने चित्तौड़ की किलेबंदी तोड़ दी। यह अभियान अकबर के चरित्र पर एक दाग है, क्योंकि पहली और अंतिम बार चित्तौड़ के किले पर ही अकबर ने कत्लेआम कराया था। अकबर जयमल और पत्ता की वीरता से बहुत प्रभावित था और आगरे के किले में दोनों की मूर्ति बनवाई। चित्तौड़ में अभियान किया था जब आगरा में जयमल और पत्ता की वीरता से इतना प्रभावित था तो उसने आगरे के किले में दोनों की मूर्तियां बनवाई। अगला दोस्तों अभियान था बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर अभियान। यह अभियान था बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर अभियान 1569 से लेकर 1570। इन राज्यों के शासकों ने अकबर के सामने समर्पण कर दिया। दोस्तों अगला है रणथंभौर का अभियान 1569। रणथंभौर के शासक राय सुरजनहाड़ा ने अकबर के सामने समर्पण कर दिया। अगला अभियान कालिंजर अभियान 1570। कालिंजर के शासक ने भी अकबर के सामने समर्पण कर दिया। अगला अभियान दोस्तों गुजरात अभियान, ये क्रम में है 1572 से 73। परीक्षा में पूछे जाते क्रम में। तो गुजरात अभियान 1572 से 73। गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय था। कृषि और वाणिज्य व्यापार की दृष्टि से गुजरात एक महत्वपूर्ण राज्य था। 1572 में अकबर ने गुजरात के विरुद्ध अभियान किया और यह अभियान सफल भी रहा। अकबर के आने के शीघ्र बाद गुजरात में विद्रोह हो गया। अकबर ने 1573 में पुनः एक बार गुजरात का अभियान किया। ऐसा माना जाता है दोस्तों कम समय में अकबर ने इतनी लंबी दूरी की थी। यह भी माना जाता है कि गुजरात में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। पुर्तगीज अकबर से मिलने आए थे। इसी अभियान के मध्य अकबर ने मिर्जाओं को काठियावाड़ तक खदेड़ दिया था। अब कुछ आंतरिक विद्रोह भी थे दोस्तों। अकबर ने 1561 से 1567 1561 से लेके 1567 के बीच अकबर के विरुद्ध कई विद्रोह हुए। उनमें उजबेकों और मिर्जाओं का विद्रोह प्रमुख है।
जौनपुर के गवर्नर जमान खां उजबे एवं मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां उजबे ने विद्रोह किया। अकबर ने उन विद्रोहियों को कुचल दिया। फिर उसके संबंधी मिर्जाओं ने विद्रोह किया। उसी समय काबुल का गवर्नर और उसका सौतेला भाई मिर्जा हकीम दिल्ली और आगरा पर अपनी आंखें गड़ाए हुए रखा था। अकबर ने बहुत साहस का परिचय दिया। उसने एक ही साथ पूर्वी और पश्चिमी मोर्चों पर दबाव बनाए रखा। अंत में मिर्जाओं के विद्रोहों को दबा दिया गया और मिर्जा गुजरात की ओर पलायन कर गए। अगला दोस्तों मेवाड़ का अभियान 1576 1576। महाराणा प्रताप 1572 में मेवाड़ के शासक हुआ। उसने महाराणा सांगा की परंपरा को बनाए रखने की शपथ खाई। 1576 में अकबर ने मेड़ता के विरुद्ध अभियान किया था। अभियान दल मान सिंह के अंतर्गत भेजा गया था। महाराणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी। 1576 को हल्दीघाटी या गोगुंडा की लड़ाई में महाराणा प्रताप पराजित हुआ, परंतु उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ हकीम खां सूरी था। पराजित होने के बाद महाराणा प्रताप जंगल की ओर पलायन कर गया और वहीं से गोरिल्ला युद्ध करता रहा। महाराणा प्रताप को गोरिल्ला युद्ध का जनक माना जाता है। दोस्तों आगे मलिक अंबर और शिवाजी ने इस तकनीक को अपनाया था। 1580 के दशक में अकबर आंतरिक विद्रोह और उत्तर पश्चिमी सीमा की समस्या में उलझ गया। अतः 1585 के पश्चात महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई अभियान नहीं भेजा गया। महाराणा प्रताप ने इस स्थिति का फायदा उठाया और उसने राज्य के अधिकांश हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। उसने अपनी नई राजधानी चावड़ बनाई। चावड़ 1597 में 51 वर्ष की अवस्था में एक कड़े धनुष की तिरछा चढ़ाते हुए आंतरिक चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप बिहार और बंगाल 1574 से 1576, 1574 से 1576। अकबर ने अभियान मुनीम खां के अंतर्गत भेजा। 1576 तक बंगाल और बिहार का गवर्नर दाऊद खां मारा गया। बंगाल एवं बिहार पर अकबर का कब्जा हो गया। अब दोस्तों इधर आंतरिक विद्रोह शुरू हुआ 1580 से 81 में। अकबर के विरुद्ध बहुत उग्र आंतरिक विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के दो प्रमुख कारण थे। पहला, अफगान अमीर वर्ग का असंतोष था क्योंकि उन्हें सत्ता से विस्थापित कर दिया गया था। नंबर 2, अकबर की जागीर संबंधी कड़ी नीति से कुछ मुगल अमीर भी असंतुष्ट थे। बंगाल के गवर्नर ने जागीर नीति को कड़ाई से लागू किया था। अतः बंगाल से एक विद्रोह फूटा, सीकरिया बिहार में फैल गया। कुछ असंतुष्ट उलेमा भी इसमें शामिल हो गए। ऐसा माना जाता है कि काजी मुल्ला यजदी ने अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम के नाम से फतवा जारी किया। मिर्जा हकीम इस असंतोष से लाभ उठाते हुए भारत की ओर बढ़ा, किंतु भगवान दास ने उसके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। इस विद्रोह में मासूम खां, रोशन बेग, मिर्जा सरफुद्दीन और अरब बहादुर महत्वपूर्ण थे। दोबारा बता रहा हूँ, इस विद्रोह में मासूम खां, रोशन बेग, मिर्जा सरफुद्दीन तथा अरब बहादुर महत्वपूर्ण थे। इसी विद्रोह के समय अकबर ने काबुल का अभियान किया। मिर्जा हकीम काबुल छोड़कर भाग गया, किंतु अकबर ने काबुल का शासक मिर्जा हकीम की बहन जानी अख्तर को सपोर्ट कर दिया। यह अकबर की उदार नीति का परिचायक है। जब 1585 में अत्यधिक शराब पीने से मिर्जा हकीम की मृत्यु हो गई, फिर अकबर ने काबुल को अपने नियंत्रण में ले लिया। उज़्बेक शासक अब्दुल्ला खां उज़्बेक ने बुखारा और समरकंद के प्रदेश को जीत लिया। उसके साम्राज्य का विस्तार दक्षिण पश्चिम हो गया। अब काबुल सुरक्षित हो गया। ऐसी स्थिति में अकबर को चिंता होना स्वाभाविक था। दूसरी तरफ अब्दुल्ला खां उज़्बेक सीमावर्ती अफगान कबीलों को भड़का रहा था। अकबर के कश्मीर अभियान को इसी परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। अकबर उत्तर पश्चिम की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कश्मीर पर कब्जा करना चाहता था। 1585 में अकबर ने कश्मीर का अभियान किया। कश्मीर का शासक यूसुफ शाह था जो पराजित हुआ और कश्मीर पर अकबर का कब्जा हो गया। अकबर ने अफगान कबीलों के विद्रोह को दबाने के लिए महेश दास को भेजा।
महेशदास राजा बीरबल के नाम से भी जाना जाता है, राजा बीरबल के नाम से महेशदास को जाना जाता है। इस अभियान में भी बीरबल मारा गया। अकबर अब्दुल्ला खान की गतिविधियों से चिंतित था, इसलिए 1586 से 1598 में तक 12 वर्षों तक उत्तर पश्चिम में उसकी गतिविधियों को निरीक्षण करता रहा। वो 1598 में अब्दुल्ला खान की मृत्यु हो गई, तब तक वहां से वापस आया। पंद्रह सौ 90 में मुल्तान के गवर्नर खान खाना ने सिंध की विजय की। 1592 में बंगाल के गवर्नर मान सिंह ने उड़ीसा की विजय की। 1592 से 1595 में बलूचिस्तान को जीत लिया। 1595 में कंधार के गवर्नर शाह हुसैन मिर्जा ने उसका पक्ष बदल लिया और अकबर के पक्ष में चला गया। इस तरह इस बार फिर कंधार मुगलों का नियंत्रण हो गया, मतलब अकबर के समय कंधार पर मुगलों का नियंत्रण हो चुका। गुजरात के गवर्नर मिर्जा अली कोका ने काठियावाड़ को जीत लिया। अब दोस्तों पढ़ेंगे अकबर की दक्षिणी क्या थी। अकबर की दक्षिणी के उद्देश्य क्या थे। नंबर 1, दक्षिणी का क्या उद्देश्य था। नंबर 1, यह अकबर के साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से जुड़ी हुई थी, अर्थात उत्तर भारत की विजय के बाद दक्षिण भारत का अभियान उसकी तार्किक रणनीति थी। तो मतलब वो दक्षिण भारत और उत्तर भारत की जो भौगोलिक कंडीशन है उसमें अंतर है, इसी कारण से पहले उत्तर भारत को जीता। नंबर 2, ये चक्रवर्ती राजा की परिकल्पना से जुड़ी हुई थी। नंबर 3, अबुल फजल का मानना है दक्षिण के राज्य उद्दंड हो गए थे और वे विभिन्न प्रकार के षड्यंत्रों में लिप्त थे। अकबर उन्हें नियंत्रित करना चाहता था। नंबर 4, अबुल फजल ने ही आईन अकबरी में लिखा है अकबर सुलहपुर की नीति का प्रसार समग्र दक्षिण में भी करना चाहता था। नंबर 5, अकबर का दक्षिणी अभियान पुर्तगालियों पर नियंत्रण को उद्देश्य से किया गया था। 1591 में अकबर ने दक्षिण के राज्यों के पास दूत भेजा। उन राज्यों से अकबर की संप्रभुता स्वीकार करने की पेशकश की। खानदेश को छोड़कर अन्य राज्यों ने इस प्रश्न को टाल दिया। अहमदनगर के शासक बुरहान ने अकबर के दूत को अपमानित भी किया। अकबर ने तत्कालीन कोई कदम उठाया। 1595 में अहमदनगर के शासक बुरहान की मृत्यु हो गई। फिर अहमदनगर के सिंहासन के कई दावेदार उठ खड़े हुए। सबसे सशक्त दावेदार बहादुर था, जिसका समर्थन बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह, यानी जो सबसे सशक्त दावेदार बहादुर था, इसका समर्थन बीजापुर का इब्राहिम आदिल शाह भी कर रहा था। इब्राहिम आदिल शाह की चाची चांद बीबी बुरहान की बहन थी। जब चांद बीबी का परिणाम भारी हो गया तो विरोधी पार्टी के सरदारों ने अकबर से अपील की। अकबर ने इस मौके से लाभ उठाना चाहा और उसने अब्दुल रहीम खान खाना और राजपाल मुराद के अंतर्गत एक सेना भेजी। चांद बीबी 1596 में मुगलों के साथ एक संधि करने पर मजबूर हुई। इस संधि के अनुसार अकबर को बरार का क्षेत्र प्राप्त हुआ और अकबर ने बहादुर शाह को शासक मान लिया। किंतु संधि बीजापुर और गोलकुंडा को मंजूर नहीं हुई, क्योंकि वे क्षेत्र में मुगलों का प्रवेश नहीं चाहते थे। अतः बीजापुर और गोलकुंडा ने चांद बीबी के साथ मिलकर एक नया समीकरण बनाया और तीनों ने मिलकर मुगल क्षेत्र पर हमला कर दिया। लेकिन मुगल सेना ने तीनों की संयुक्त सेना को पराजित किया। विपक्षी पार्टी के सरदारों ने चांद बीबी की हत्या भी कर दी, क्योंकि वह मुगलों से पुनः समझौता करना चाहती थी। जब मुगलों ने अहमदनगर में सैनिक छावनी गिरा दी। यह घटना 1600 ईस्वी में हुई। अकबर के पुत्र दानियाल ने उन्हें अहमदनगर से संधि की। अहमदनगर ने मुगलों को बरार और बालाघाट का क्षेत्र दे दिया। बदले में मुर्तजा निजाम शाह को मुगलों ने शासक मान लिया। साथ ही मुर्तजा निजाम शाह को वादा करना पड़ा तो भविष्य में विद्रोह नहीं करेगा। अब अकबर ने खानदेश के शासक बहादुर पर आरोप लगाया। जिस समय राजकुमार दानियाल अहमदनगर के अभियान करने जा रहा था तो खानदेश ने उसे रास्ता नहीं दिया। इसी आधार पर अकबर ने 1601 में खानदेश पर हमला कर दिया और खानदेश ने असीरगढ़ का किला छीन लिया, जो अंतिम वो था अभियान। तभी अकबर के पुत्र शाहजहां सलीम ने, जो उस पर इलाहाबाद का गवर्नर था, विद्रोह कर दिया।
अकबर उस विद्रोह को दबाने के लिए उठकर चला गया। शहजादा सलीम ने 1602 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अब्दुल फजल की हत्या कर दी। शहजादा सलीम ने 1602 में वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी। अकबर को इस बात से गहरा सदमा लगा, फिर भी उसने अपने पुत्र को माफ कर दिया। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, मतलब अबुल फजल को मार डाला था। अब अगला शासक है दोस्तों जहांगीर। अब जहांगीर के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक। जहांगीर का शासनकाल 1605 से, तो जब अकबर की मृत्यु हो गई तो जहांगीर 1605 में अकबर का उत्तराधिकारी हुआ। जहांगीर ने न्याय पर एक बहुत बल दिया, उसने न्याय का घंटा स्थापित कराया। जहांगीर ने अपनी आंख बता तुझ के जहांगीर में लिखा। जहांगीर ने 12 आदेश जारी किए जो तुझ के जहांगीरी में भी लिपिबद्ध हैं। इन आदेशों की निम्न बातें दोस्तों, ये जरूर आप समझिए, महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। तमगा और मीर बहरी होता है तटकर, कोस्टल टैक्स। तमगा और मीर बहरी कर का अंत कर दिया। नंबर 2, शराब और नशीले पदार्थ के उत्पादन और बिक्री पर पाबंदी लगा दी। अपराधियों के अमानुषिक दंड पर पाबंदी लगाई जाए। अगला उसने यह भी आदेश जारी किया कि खालसा भूमि के अधिकारी और जागीरदार आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित करने से पूर्व बादशाह की अनुमति प्राप्त करें, क्योंकि खालसा भूमि के लोग और जागीरदार दोनों मिलकर पावरफुल हो जाएंगे ना, इसीलिए बादशाह अनुमति दे। किसी व्यापारी का गट्ठर बिना किसी अनुमति के नहीं खोला जाए, बिना जहांगीर की अनुमति के। किसी मृत अमीर की संपत्ति उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो। साथ ही उसने यह भी आदेश जारी किया कि राजकीय अधिकारी उस संपत्ति को संभाल कर रखें जिसका कोई दावेदार नहीं है। अगला राजकीय मार्ग के क्षेत्र का भी आबाद करने का निर्देश दिया, यानी जो राजकीय मार्ग क्षेत्र है नजदीक के उनको भी आबाद किया जिससे कि लोगों को आने जाने की सुविधा सही बनी है। रविवार और बृहस्पतिवार को पशुवध पर पाबंदी लगा दी गई। जहांगीर ने सैनिक के वेतन में 20% की वृद्धि की। 1606 में जहांगीर के पुत्र खुसरू ने विद्रोह किया। जहांगीर ने खुसरू के विद्रोह का दमन किया और उसे बंदी बना लिया। आगे 1622 में शाहजहां ने खुसरू की हत्या कर दी। खुसरू के विद्रोह से गुरु अर्जुन देव की घटना जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि अर्जुन देव ने तरकाड़ में खुसरू को शरण दी थी तथा जहांगीर ने उस पर जुर्माना लगा दिया। गुरु ने जुर्माना की राशि देने से इनकार कर दिया अतः जहांगीर ने गुरु को दंडित कर उसे मार डाला। ऐसा ही माना जाता है कि अर्जुन देव के पुत्र गुरु हरगोविंद को जहांगीर ने जेल में डाल दिया। 1611 तक वे जेल में ही रहे। 1611 में जहांगीर ने उड़ीसा के विरुद्ध अभियान किया। उड़ीसा का क्षेत्र खुर्द को जीत लिया। साथ ही जहांगीर ने उड़ीसा के शासक पुरुषोत्तम दास पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वो अपनी पुत्री की डोली जहांगीर के लिए भेजे। 1611 में सिंधु के पास रोशनी संप्रदाय के लोगों ने अहमद के नेतृत्व में विद्रोह किया। जहांगीर ने इस विद्रोह को कुचल डाला। 1617 में महावत खां को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1620 में जहांगीर ने कांगड़ा का अभियान किया और सुंदरदास बघेल ने कांगड़ा को जीत लिया। जहांगीर ने बंगाल का गवर्नर कुतुबुद्दीन खां को बर्दवान के अधिकारी या जागीरदार शेर ए अफगान को दंडित करने भेजा। ऐसा माना जाता है कि इस मुठभेड़ में दोनों मारे गए। अतः जहांगीर ने शेर अफगान की पत्नी मेहरुन्निसा को आगरा दरबार में बुला लिया। उसे अकबर की पत्नी सलीमा बानो बेगम की परिचारिका के रूप में नियुक्त किया। एक दिन जहांगीर की नजर उस पर मेहरुन्निसा पर पड़ी और जहांगीर ने उससे शादी करने का निर्णय लिया। 1611 में दोनों की शादी हो गई। मेहरुन्निसा अब नूर महल और नूर जहां के नाम से जानी जाने लगी। 1613 में उसे बादशाह बेगम की उपाधि दी गई। अब जहांगीर के साथ शिकार पर जाती थी। वह जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन में प्रस्तुत होती थी। जहांगीर के साथ नूर जहां के नाम से भी उसने सिक्के खुलवाए। नूर जहां के प्रभाव में नूर जहां के पिता ग्यास बेग को एतमाद दौला की उपाधि मिली और उन्हें वजीर के पद पर नियुक्त किया गया। नूर जहां के भाई आसफ खां को खाने समा के पद पर नियुक्त किया गया। आसफ खां ने अपनी पुत्री अंजुमन बानो बेगम का विवाह जहांगीर के सबसे योग्य शहजादा खुर्रम के साथ कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इसके बाद 4 व्यक्तियों का गुट कायम हो गया जो प्रशासन को प्रभावित करने लगा। इस गुट में पहली बार दरार तब आई जब नूरजहां ने अपने पुत्र लाडली बेगम की शादी
जहांगीर के दूसरे पुत्र शहरयार से कर दी और नूरजहां शहरयार को बादशाह बनाने को स्वप्न देखने लगी। बंगाल में कुछ अफगान सरदारों ने शांति फैला रखी थी। जहांगीर ने अफगान सरदारों के दमन के लिए शेख सलीम चिश्ती का पौत्र इस्लाम खां को नियुक्त किया। इस्लाम खां ने उस्मान खां और मूसा खां को पराजित किया। ये दोनों भाई 12 भुइयां के नाम से जाने जाते। मूसा खां को आगरा भेज दिया गया। इस्लाम खां ने जैसोर के शासक प्रतापदित्य को पराजित किया। 1611 में इस्लाम खां ने सोनार गांव को जीत लिया। 1613 में इस्लाम खां ने कामरूप को जीत लिया। जहांगीर ने अफगानों के साथ नरम व्यवहार किया। ये ऐसे पॉइंट आते हैं, जहांगीर ने अफगानों से नरम व्यवहार किया, बिल्कुल उदारतापूर्ण व्यवहार किया, पॉइंट आ जाते हैं पेपर में। जहांगीर प्रथम मुगल शासक था जिसने अफगानों को मनसबदार पद्धति में शामिल किया। नहीं, जहांगीर पहला मुगल शासक था जिसने अफगानों को मनसबदारी पद्धति में शामिल किया। जहांगीर प्रथम मुगल शासक था जिसने मेवाड़ के सिसोदिया वंश को घुटने टेकने को मजबूर किया। महाराणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी थी कि उसके पुत्र अमर सिंह का प्रतिरोध विद्यमान था। जहांगीर ने अमर सिंह के विरुद्ध प्रथम अभियान राजकुमार मुराद और आसफ खां के नेतृत्व में भेजा। इस अभियान को सफलता नहीं मिली तो दूसरा अभियान महाबत खां के अंतर्गत भेजा, यह भी असफल रहा। अंत में तीसरा अभियान शहजादा खुर्रम ने 1613 में भेजा उसके अधीन। यह अभियान सफल रहा और अमर सिंह ने घुटने टेक दिए। तो अमर सिंह ने जहांगीर से व्यक्तिगत तौर पर सेवा से मुक्त करने का अनुरोध किया। बदले में उसने अपने पुत्र करण सिंह को दरबार में भेजा। जहांगीर दोनों पिता के पुत्र के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित था कि आगरे किले में दोनों की प्रतिमा बनवाई। जहांगीर ने 1615 में अपनी प्रेम का अनारकली की याद में लाहौर में एक मकबरा बनवाया। जहांगीर ने एक मकबरा बनवाया था अपनी प्रेम का अनारकली की याद में। जहांगीर के समय की सबसे पहली घटना कंधार का भारत से निकल जाना। ईरान के शासक शाह अब्बास प्रथम जहांगीर के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखता था। दोनों की दोस्ती इस ऊंचाई तक पहुंची। मुगल चित्रकारों ने अपने क्षेत्र में दोनों की गलबाही डालते हुए अपने पैरों के नीचे ग्लोब देखा है। दूसरी तरफ छुपके छुपके कंधार का कब्जा करने की तैयारी कर रहा था। 1622 में शाह अब्बास प्रथम ने कंधार पर कब्जा कर लिया। जहांगीर इस बात के लिए तैयार नहीं था। उसने अपने पुत्र शाहजहां को कंधार अभियान पर जाने का आदेश दिया, किंतु शाहजहां को इस बात का डर था कि उसकी अनुपस्थिति में शहरयार की दावेदारी मजबूत की जा सकती है। विशेषकर इसलिए भी कंधार का अभियान बहुत लंबे समय तक नहीं चल पा रहा। अतः जहांगीर ने कुछ शर्तें रखी। रणथंभौर के किले पर उसका नियंत्रण हो, पंजाब के क्षेत्रों में उसका अधिकार हो, उसे एक सेना का कमान मिले जिसे साम्राज्य के चुने हुए योद्धा हो। जहांगीर की शुरुआत मंजूर नहीं हुई, अतः पिता पुत्र मतभेद हो गया। शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। शाहजहां ने आगरा खजाने पर कब्जा करना चाहा, लेकिन महाबत खां ने उसे खदेड़ दिया। शाहजहां दक्षिण भारत चला गया और मलिक अम्बर ने उसे शरण दी। आगे पिता पुत्र में एक बार फिर समझौता हुआ। 1625 में जहांगीर ने उसे माफ कर दिया। शाहजहां बंधक के तौर पर अपने दोनों पुत्र दारस को औरंगजेब के दरबार में रहा। जहांगीर काल की एक महत्वपूर्ण घटना महाबत खां का विद्रोह। माना जाता है कि महाबत खां और राजकुमार परवेज के बीच बहुत ज्यादा घनिष्ठता हुई थी। नूरजहां को पसंद नहीं था, अतः महाबत खां का तबादला बंगाल कर दिया गया। उसके दामाद को दरबार बुलाकर मन किया गया और महाबत खां को दरबार में आकर हिसाब प्रस्तुत करने का कहा गया। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर काबुल जा रहा था तो महाबत खां ने उसे रास्ते में अपने गिरफ्त में ले लिया। नूरजहां ने कुटनी से काम लिया। नूरजहां की बुद्धिमानी के कारण महाबत खां की योजना असफल हो गई। महाबत खां भाग खड़ा हुआ। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इसमें एक पॉइंट है जहांगीर का दक्षिण का अभियान। जहांगीर की दक्षिण नीति ने संबंध जहांगीर का उद्देश्य था अकबर द्वारा प्राप्त किए भूभाग को बरकरार रखना, दक्षिण में अकबर की उपलब्धियों को अच्छा बनाए रखना। उसी समय दक्षिण में व्यक्तित्व मलिक अम्बर का उदय हुआ। मलिक अम्बर अबिसिनियाई या इथोपिया का रहने वाला था। वह अहमदनगर में पेशवा के पद हुआ। उसने मुगलों को परेशान करने का निर्णय लिया। इस मुहिम में वो बीजापुर गोलकुंडा का समर्थन प्राप्त हुआ। 1610 में मलिक अम्बर ने दक्षिण के मुगल गवर्नर अब्दुल रहीम खान खाना को खदेड़ दिया। मलिक अम्बर एक योग्य प्रशासक था। उसने अहमदनगर की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया। मलिक अम्बर को दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है। मलिक अम्बर को दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है। मलिक अम्बर ने पहली बार भूमि की माप कराई। जब अब्दुल रहीम खान का नाश हो गया तो जहांगीर ने दक्षिण के मुहिम पर
अपने योग पुत्र शहजादा खुर्रम को भेजा। शहजादा खुर्रम ने 1618 में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेना को पराजित किया। जहांगीर ने खुश होकर उसे शाहजहां की उपाधि दी। ठीक है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना को पराजित कर गया जब जहांगीर ने उसे शाहजहां, खुर्रम को शाहजहां कहा है। ध्यान रखना, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेना को पराजित करने के बाद 1618 में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां कहा है। इस विजय के बाद जहांगीर को भूभाग पुनः प्राप्त हो गया, अकबर ने जीत लिया। इससे अतिरिक्त जीता था, अब इसके 14 कोस की अतिरिक्त भूमि प्राप्त हुई। 1626 में मलिक अकबर की मृत्यु हो गई, तो अपने दक्षिणीतियों के राज्यों को संतुष्ट कर दिया। 16 पर ने बीजापुर के साथ संघर्ष हुआ और उसे बीजापुर राजधानी नौरस को जला दिया था। इस तरह अहमदनगर और बीजापुर के बीच सौहार्द समाप्त हो गया। अगला शासक अगले वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में बात करेंगे। शाहजहां और औरंगजेब की नीतियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद इसके प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, राज सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। थैंक यू दोस्तों।